अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम फुटबॉल पल्स। मैं हूं आप लोगों का मेज़बान सैयद जाफ़र। ये है प्रोग्राम फुटबॉल पल्स और हम जिस तरह के हर हफ्ते यहाँ पे डिस्कस करते हैं प्रीमियर लीग फुटबॉल और यूरोपियन फुटबॉल, इसी तरह हम इस हफ्ते भी डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं सबसे पहले तारुफ करूँगा अपने मेहमानों का। मुझे स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं फुटबॉल पल्स के सीनियर एनालिस्ट हैं अली मेहदी। अली अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। हमें तैमूर अकबर ज्वाइन कर रहे हैं। तैमूर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम। और हमें अब्दुल वहाब ज्वाइन करें। वहाब, आप कैसे हैं? ठीक ठाक। तो नाज़रीन, सबसे पहले हम यूसीएल की बात करेंगे। अगेन हम देख रहे हैं कि कितनी पेस से फुटबॉल यहाँ पे चल रही है और विदाउट एनी डिले आई थिंक हम रिजल्ट्स को भी डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक बड़ी गेम को डिस्कस करेंगे आई थिंक जिसका बहुत ज़्यादा इंपैक्ट होता है और जो हमने बहुत ज़्यादा देखी है इन द रीसेंट पास्ट, यूनाइटेड वर्सेस पीएसजी। अली, आपसे स्टार्ट करूँगा। यूनाइटेड वर्सेस पीएसजी 3-1 का हमारे पास रिजल्ट आया। हमने देखा कि पीएसजी की जो यूनाइटेड के साथ परफॉर्मेंस है काफ़ी रोलर कोस्टर परफॉर्मेंस रही है। यूनाइटेड ने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस यहाँ पे दिखाई हैं। ओले गुनार सोशायर के आने के बाद उनको मेरा ख्याल है परमानेंट जो स्टेटस मिला था वो भी पीएसजी वाले मैच के बाद मिला था। इस गेम को कैसे देखेंगे और यूनाइटेड की परफॉर्मेंस को कैसे असेस करेंगे? देखें, सबसे पहले तो बात यह है कि ये जो मैच हुआ था ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए कि वो क्वालिफाई कर सकती थी फॉर द राउंड ऑफ 16। लेकिन अगर इस मैच को असेस किया जाए तो दोनों टीम्स ने, दोनों हैवी वेट्स थे। पहला जो लेग था पाक द प्रिंसेस पे यूनाइटेड ने अच्छा खेला था, काउंटर अटैक पे गोल्स किए। ये थोड़ा डिफरेंट था। थोड़ा इस तरह था कि यूनाइटेड ने कंसीड ही अर्ली किया था, फिर उसके बाद जो था यूनाइटेड ने गोल भी किया था। लेकिन मैं कह सकता हूँ कि टॉपसी टर्वी सा मैच था। कभी यूनाइटेड के पास था लेकिन पीएसजी के पास भी बहुत अच्छा खेला था। लेकिन यूनाइटेड के पास गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ थे इस मैच में। आपने गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ नहीं लिए थे, मिस किए थे 3-4, जिसकी वजह से अगर आप एक चैम्पियन टीम के खिलाफ खेलेंगे, आप एक यूसीएल रनर आप के खिलाफ खेलेंगे, वो फुली एक्सप्लॉइट करेंगे। इसके अलावा यूनाइटेड के कुछ मैं कह सकता हूँ कि 2-3 ख़राब प्लेयर्स की परफॉर्मेंसेस की वजह से बहुत नुकसान हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेड, वर्स्ट परफॉर्मेंस एवर, बहुत रेकलेस उसने खेला था। उसको रेड कार्ड मिलना चाहिए था। He should have been removed, लेकिन उसके बावजूद उसको रेड कार्ड नहीं मिला था। सोल्शायर ने क्या गलती की थी, उसको सब्स्टिट्यूट नहीं किया, फिर बाद में उसको सब्स्टिट्यूट करते तो यूनाइटेड जरूर ये मैच जीतते। दूसरी बात यह है कि मार्शियल ने 1-2 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज मिस किया था। एक तो कीपर को मारा था, लेकिन जो उसने 1-on-1 कीपर के साथ किया था उसके साथ उसकी वजह से यूनाइटेड ये मैच हार गई। क्योंकि अगर आप एक पीएसजी की टीम के खिलाफ उनको डेड एंड बेरी नहीं करते, वो आपको खुद मारेगी। तो मेरे ख्याल से मार्शियल, फ्रेड और सोल्शायर की गलती की वजह से यूनाइटेड ये मैच हार गई और नेमार के ब्रिलियंट परफॉर्मेंस की वजह से वो अब यूनाइटेड को एक बहुत प्रिकेरियस सिचुएशन में अब डाल चुके हैं। एग्जैक्टली, यूनाइटेड की जो सिचुएशन है वो इस वक्त बहुत खतरनाक है। ग्रुप स्टेजेस में आप अक्सर मैच हार भी जाते हैं जिसका इतना इफेक्ट नहीं होता जो यहाँ पे हो रहा है। अली, आप भी एग्री करेंगे, क्योंकि हमें पता है अब लाइप्जिग वाला जो मैच है बहुत इंपॉर्टेंट होगा यहाँ पे इनके लिए। देखिए, ये लाइप्जिग इज अ डू और डाई मैच के लिए। अगर यूनाइटेड वो मैच नहीं जीती या ड्रॉ करेगी, वो यूरोपा लीग में जाएगी, जिसकी वजह से आपका जो सीज़न है बिल्कुल मैं कह सकता हूँ ख़त्म हो जाएगा। यूनाइटेड का एक ही मोटिव था कि ग्रुप से निकलो और चैंपियंस लीग के नॉकआउट स्टेज में उन्होंने जाना है। तो ये डू और डाई सिचुएशन है और यूनाइटेड को बहुत अच्छा खेलना होगा, अच्छा डिफेंड करना होगा और इस तरह की रेकलेस गलतियाँ नहीं करनी पड़ेंगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर ओले गुनार सोल्शायर ने सही टीम सेलेक्ट कर ली तो यूनाइटेड ज़रूर ये मैच जीतेगी। अगर उन्होंने फ्रेड और इस तरह के मार्शियल के प्लेयर्स जैसे प्लेयर्स को आप खिलाओगे और आउट ऑफ पोजीशन खिलाओगे तो यूनाइटेड टाइमली सब्स्टिट्यूट्स नहीं करेंगे। ऑब्वियसली यहाँ पे जो है उनकी तो ये बहुत जरूरी है कि ये मैच जीते। नहीं करेंगे तो लाइप्जिग और पीएसजी आगे चली जाएगा और यूनाइटेड यूरोपा लीग में फिर से चली जाएगी। एग्जैक्टली, विल हैव टू वेट एंड सी। वहाब, अगर इस गेम को आप जनरली देखें, हमने यहाँ पे देखा कि सब्स्टिट्यूट का काफ़ी प्रॉब्लम था जो ओले गुनार सोल्शायर ने इग्नोर किया इस मैच के अंदर। इन जनरल ये परफॉर्मेंस यूनाइटेड को आपको क्या लगता है, अगर ये परफॉर्मेंस इसी तरह की अगले मैच में रही, लाइप्जिग की फॉर्म भी काफ़ी अच्छी है, तो कहाँ पे जाएगा ये? मेरे ख्याल से यूनाइटेड की परफॉर्मेंस ओवरऑल अच्छी थी। जिस तरीके से वो खेल रहे थे, चांसेस उन्होंने बनाए हैं, लेकिन बात वही जिस तरह अली ने कही है कि आपको मैच को फिनिश करना है। आपको जो चांसेस मिल रहे हैं आपने लेने हैं और आपने गोल करने हैं, क्योंकि अगेंस्ट द टीम जिनके पास नेमार या एम्बापे है उनके खिलाफ अगर आप मिस कर रहे हैं, उन्हें एक आधा चांस भी, हाफ चांस भी मिला, वो उसे कन्वर्ट कर देंगे। अगर इसी तरह की परफॉर्मेंस अगर यूनाइटेड की लाइप्जिग के साथ रही तो मेरे ख्याल से वो भी इन्हें पनिश करेंगे, क्योंकि डिफेंसिवली अगर आप प्रीमियर लीग में देखें या आप चैम्पियंस लीग में देखें, यूनाइटेड की एक आदत बन गई है अर्ली गोल कंसीड करने की।
उसके बाद वो मैच चेज़ करते हैं। अब पिछले 2-3 मैचेस में प्रीमियर लीग में वो चेज़ कर चुके हैं, लेकिन अगेंस्ट PSG वो चेज़ नहीं कर पाए। लेकिन ये चीज़ अगर इन्होंने अगेंस्ट लेप्जिग के साथ रखी तो मेरे ख्याल से इनके लिए बहुत मुश्किल होगा वो मैच खेलना। तैमूर, देखें हमने काफ़ी इसको तकरीबन वाइंड अप कर लिया। टीम परफॉर्मेंस कितनी इंपॉर्टेंट होती है, और जब आपके पास बहुत सारे अच्छे इंडिविजुअल्स होते हैं तो हम देखते हैं सबसे ज़्यादा आप क्या चीज़ लैक करते हैं, आप टीम परफॉर्मेंस लैक करते हैं। क्यों? क्योंकि हर प्लेयर अपनी पोजीशन में सेल्फिश होता है काफ़ी। आई थिंक इस चीज़ को ओवरकम करने की कोशिश की काफ़ी अच्छे तरीके से PSG की टीम ने, और आई थिंक इसी का उनको शायद जो है फल मिला। PSG की ओवरऑल परफॉर्मेंस, टीम परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी यूनाइटेड के मुकाबले में। अगर आप मैच देखें तो शुरू में बिल्कुल कंट्रोल्ड गेम खेली है PSG ने, अपने पास बॉल रखी है, चांसेस क्रिएट किए हैं, हाई प्रेस किया यूनाइटेड के प्लेयर के ऊपर। तो मतलब ओवरऑल जो फर्स्ट हाफ परफॉर्मेंस थी वो PSG के पास थी। लेकिन जब हमने देखा सेकेंड हाफ स्टार्ट हुआ है, सेकेंड हाफ के स्टार्ट से 60-65 मिनट्स तक यूनाइटेड ने बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस की है। अटैक बहुत अच्छे किए हैं, मतलब आराम सुकून से डिफेंसिव किया, मतलब टोटल कंट्रोल्ड गेम यूनाइटेड खेल रही थी। मसला वहाँ पे ही हुआ है, मसला आपको फिर इसी तरह के बड़े मैचेस में छोटे मोटे डिसीजंस आपको लेने पड़ते हैं। इस तरह के डिसीजंस आपको इस तरह हर तरफ से लेने पड़ते हैं, एज अ प्लेयर भी लेने पड़ते हैं, एज अ कैप्टन भी लेने पड़ते हैं, और एज अ मैनेजर भी लेते हैं। और ये तीनों चीज़ें लैक हुई हैं उस 20 मिनट के अंदर। आपने देखा होगा कि यार स्टार्ट में मतलब आपने देखा होगा कि फ्रेड ने जो किया है, उसके बाद आपको फ्रेड मतलब ओवरऑल मैं समझ सकता हूँ कि ओले गुनार सोल्शायर फ्रेड को क्यों खिला रहे थे। खिलाने का मकसद यही था क्योंकि हाई पेस मैच था। उस पेस को मतलब ओवरकम सिर्फ फ्रेड ही मिडफील्ड में कर सकते थे। अगर हम पोग्बा को दें, पोग्बा उसने ट्रैक बैक नहीं करता। लेकिन वही आपको देखा यार, वो मतलब आपने मेंटालिटी अपनी उस तरह की रखनी है कि आपको उस मैच के साथ चला। फ्रेड ने अब लूज़ किया, अपना टेम्पर लूज़ किया, जिसकी वजह से पूरी टीम को नुकसान हुआ। एग्जैक्टली। तो अगेन देखें काफ़ी कम्प्रिहेंसिवली यहाँ हमने इस चीज़ को डिस्कस किया है। काफ़ी यहाँ पे फ्लॉज थे जो यूनाइटेड को आई थिंक ओवरकम करने पड़ेंगे अपने अगले मैच के लिए, क्योंकि आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट इनके लिए मैच है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी हैं साल कोविड की वजह से। वहाँ अगला जो मैच हम डिस्कस कर रहे हैं, सेविया वर्सेस चेल्सी। 4-0 चेल्सी ने मैच जीता। फ्रैंक लैम्पार्ड की जो टीम है, आई थिंक नाउ दे हैव गॉट सम पेस। मेरे ख्याल से ये जो परफॉर्मेंस थी चेल्सी की अगेंस्ट सेविया इस चैम्पियंस लीग में और प्रीमियर लीग में वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस, क्योंकि सेविया आपको पता है बहुत ही ट्रिकी कस्टमर है। इसके खिलाफ अगेंस्ट जब भी कोई टीम जाती है उनके होम पे खेलने के लिए तो वो इतनी आसानी से जीतने नहीं देते। लास्ट टाइम जो सेविया किसी भी यूरोपियन चैम्पियनशिप में हारी थी वो थी 2018 में, और वो बायर्न के अगेंस्ट 1-2। तो आपको पता लास्ट सीज़न फिर यूनाइटेड को इन्होंने हराया। वो गेम आपने देखी होगी किस तरीके से बड़ा कंट्रोल्ड कंपोज्ड और टेक्निकल फुटबॉल खेलते हैं वो। और उनके अगेंस्ट 4-0 उनके होम पे, इट्स वेरी इम्प्रेसिव। और जिस तरीके से अब उस मैच में जीरो ने जो स्टेटमेंट दी है फ्रैंक लैम्पार्ड को कि आई एम हेयर टू प्ले, 4 गोल, और फिर उनको चांस मिला भी सही प्रीमियर लीग में उन्होंने दोबारा गोल किया। तो डिफेंसिवली बहुत कंपोज रहे हैं, कोई भी चांस नहीं दिया। और जबकि मैं इस मैच से पहले मुझे थोड़े डिफेंस पे था, क्योंकि आपका थियागो सिल्वा नहीं खेल रहा था, आप खिला रहे हो रूडिगर को। और उसके बाद क्योंकि रूडिगर का थोड़ा है कि वो अक्सर पैनिक कर जाते हैं इस किस्म की सिचुएशन में, लेकिन वो बहुत अच्छा खेलें। ओवरऑल फ्रैंक लैम्पार्ड मेरे ख्याल से अब टीम को एक बेहतर साइड पे लेके फ्रैंक लैम्पार्ड टीम को बेहतर साइड पे लेके जा रहे हैं। अली, चेल्सी की परफॉर्मेंस प्रीमियर लीग के क्लब्स के लिए किस किस्म की स्टेटमेंट होगी, नोइंग द फैक्ट कि इस साल हम वैसे देख रहे हैं टेबल बहुत ट्रिकी है। देखिए इस साल जो है अगर देखा जाए तो इतना क्लोज टेबल मैंने अपने 25 ईयर्स में नहीं देखा है प्रीमियर लीग हिस्ट्री में। नॉर्मली इस वक्त तक क्या होता है 10-11 मैचेस तक एक टीम है वो बिल्कुल टेक ऑफ करती है और 2 टीम बिल्कुल लिफ्ट ऑफ करती है। इस साल इतना करीब है कि कोई अगर टीम रन पे चले जाए तो वो एक्चुअली वो कर सकती है, दे कैन एक्चुअली एक ब्रेक अवे कर सकती है। लेकिन देखें चेल्सी ने शुरुआत तो इनकी इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन अब क्योंकि लैम्पार्ड ने एक अच्छी टीम, अच्छी कोर, डिफेंसिव इश्यूज, और हम जानते थे कि वो डिफेंसिव कुछ इनके प्लेयर्स और इनके अटैकिंग प्लेयर्स मिसिंग थे जो इंजर्ड थे, फिर वो आए, सेटल इन हुए और अब वो सब खेल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक प्रीमियर लीग चैंपियनशिप टीम लग रही है इस वक्त, क्योंकि एक तो वो गोल्स भी अच्छी करी, कंसीड भी नहीं करे और मोमेंटम के साथ आगे जा रही है। और सबसे बड़ी बात है कि अपने बड़े मैचेस नहीं हारी। एग्जैक्टली, अपने बड़े मैचेस नहीं हारी। तो हम देखते हैं कि चेल्सी कहाँ तक आगे जाएगी। आई थिंक टेबल में इनको जो है कोई इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। यूसीएल में कुछ और यूसीएल मैचेस हैं, उनको भी हम डिस्कस करेंगे, फिर प्रीमियर लीग की तरफ जाएंगे। यहाँ पे लेंगे एक शॉर्ट सी ब्रेक। स्टे विद अस।
बैक तो जिस तरह के हम कुछ बड़े मैचेस को हमने डिटेल में डिस्कस किया, इस तरह की बहुत सारी गेम्स हुई हैं, तो आई विल जस्ट गो थ्रू द गेम्स। हम जिस तरह की देख रहे हैं, जो 1 दिसंबर की गेम्स थी उसमें शाख्तर ने रियाल को हराया। दैट वाज अ वेरी वेरी बिग गेम आई थिंक फॉर रियाल मैड्रिड, नोइंग द फैक्ट कि वो किस तरह जो है अपनी कंसिस्टेंसी यहाँ पे लूज़ कर रहे हैं। उसके अलावा हम बात करें एटलेटिको और बायर्न का, बहुत अच्छा मैच था जो यहाँ पे ड्रॉ हुआ। पोर्टो और सिटी का काफ़ी डल सी गेम थी, सिटी भी आगे चली गई है तो इतना प्रॉब्लम नहीं है। ये मैच भी यहाँ पे ड्रॉ हुआ। लिवरपूल ने आयैक्स को हराया। उसके बाद हम देखें तो इंटर मिलान ने ब्रूसिया मोगलाश को हराया। शॉर्टली अली, इस पूरी सिचुएशन को देख के आपको क्या लगता है कि इन टीम्स ने कैसे परफॉर्म किया और ये किस तरह मैचेस गए? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि 13 टाइम जो चैंपियंस है रियल मैड्रिड, वो बहुत ख़तरे में है। यू नो, इट्स द फर्स्ट टाइम कि वो शायद चैंपियंस लीग के नेक्स्ट राउंड के लिए नहीं क्वालिफाई कर सकते। यस, वो ग्रुप ऑफ डेथ में थे, उनके पास इंटर मिलान भी था, शाख्तार बहुत मुश्किल है जगह जाने के, लेकिन अगर उनके साथ आखिरी राउंड 6 में अगर उनके साथ अगर वो मैच नहीं जीते और जो दूसरा मैच है उसके साथ मैच का रिजल्ट नहीं आए तो वो भी एग्जिट करेंगे दूसरे उसमें। साथ में अगर देखा जाए तो बायर्न म्यूनिख और एटलेटिको मैड्रिड का मैच था, बहुत अच्छा था। एटलेटिको को वो मैच जीतना चाहिए था, लेकिन बायर्न म्यूनिख ने वो चैंपियंस लीग पेडिग्री दिखाई जिसकी वजह से उन्होंने ड्रॉ किया। इसके अलावा इंटर मिलान भी था, उन्होंने भी बहुत अच्छा खेला था अगेंस्ट बोरुसिया मॉन्चेनग्लाडबाख, उधर जाके उनके लिए ज़रूरी था वो मैच जीतने। तो ऑल इन ऑल ये काफ़ी अच्छे मैचेस थे। पोर्टो और मैनचेस्टर सिटी का काफ़ी बोरिंग सा मैच था, लेकिन उसकी वजह से अब मैनचेस्टर सिटी ने ग्रुप टॉप कर चुके हैं और फिर पोर्टो अब सेकंड आ चुकी है। और ओवरऑल आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड नेक्स्ट वीक 2 बड़े मैचेस हैं। एक तो रियल मैड्रिड के लिए जो मैच है वो बहुत इंपॉर्टेंट, और यूनाइटेड वर्सेस लेकिन सबसे बड़ा मैच जो है आई थिंक जिसका पूरी दुनिया का जिसका व्यू होगा वो है मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस लाइप्जिग। तैमूर, शॉर्टली कुछ ऐड करेंगे यहाँ पे? देखिए, यूनाइटेड के लिए बहुत ख़तरे की इस टाइम घंटी बज रही है, क्योंकि आपके सामने है लाइप्जिग ने इस्तांबुल को भी 4 गोल मारे हैं और कल बायर्न के साथ उनका मैच हुआ है, उसमें भी 3 गोल मारे। तो वो अपनी अब टॉप फॉर्म में इस टाइम थोड़ा सा डिप था, लेकिन आई थिंक वो अब वापस आ रहे हैं। आप नजर आ रहे हैं। नो डाउट यूनाइटेड ने उनको आई थिंक 5-0 या 5-1 5-0 की स्टैम्प किया था, हराया। लेकिन मेरे ख्याल से यूनाइटेड के लिए बहुत बहुत मुश्किल होगा यहाँ से रिजल्ट निकालना। एग्जैक्टली। वहाब, ये सिचुएशन जो है इसको अगर आप सम अप करें यहाँ पे। मेरे ख्याल से यूनाइटेड के जैसे बड़ा मुश्किल मैच होगा वो, क्योंकि प्रेशर में भी होंगे, आगे क्वालिफाई भी करना है, और बड़ा मज़े का मैच हमें देखने को मिलेगा। हाई एनर्जी हाई इंटेंसिटी गेम होगी, क्योंकि यूनाइटेड भी अब थोड़ी हाई इंटेंसिटी गेम खेलती है, लाइप्जिग भी उस तरीके से खेलना पसंद करती है। और उसके बाद रियल मैड्रिड, मेरे ख्याल से रियल मैड्रिड जिस तरीके से खेल रही है 50-50 चांसेस है, बहुत मुश्किल है उनका आगे जाने का। नॉट 50-50, मेरे ख्याल से 80-20 रियल मैड्रिड यूरोपा में जा रही है पहली बार मेरे ख्याल से। इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी, क्योंकि वहाँ पे हम देखते हैं कि टॉटनहम इस दफ़ा वेट कर रही थी कि जी हम अकेले हैं तो वील गेट अ ट्रॉफी और समथिंग, लेकिन अगर लाइप्जिग से यूनाइटेड हार गई, यहाँ से रियाल होगी, या इन दोनों में से एक भी वहाँ पे चली गई, तो यूरोपा विल बी अ ट्रीट टू वॉच आई थिंक। तो आई थिंक अकेली है क्या, मतलब आर्सेनल नहीं है वहाँ पे? आर्सेनल को हम यहाँ पे कंसीडर नहीं करते। हम आर्सेनल को हम नहीं करते, हम सब नहीं करते आर्सेनल को यहाँ पे कंसीडर। खैर, दैट वाज ऑल फ्रॉम यूसीएल। विल मूव टू प्रीमियर लीग। वहाब, आपसे ही स्टार्ट करूंगा। यहाँ पे चेल्सी ने लीड्स को हराया 3-1 की, ये जो रिजल्ट यहाँ पे आया। अगेन हमने पहले बात की, जो परफॉर्मेंस आप यूसीएल से इतनी अच्छी लेके जाते हैं तो बेशक प्लेयर आपके फटीग्ड हो, ये आप जहाँ पे इस तरह का रिजल्ट ग्राइंड कर सकते हैं। बड़े मज़े का मैच था। एज अ न्यूट्रल, अगर आप एज अ न्यूट्रल भी देखें, हाई इंटेंसिटी गेम थी, बड़ा फास्ट मैच था। और उसके बाद चेल्सी, हाँ बिल्कुल, जिस तरीके से ये खेल रहे हैं, पहले 1-0 डाउन, उसके बाद जो इन्होंने चेल्सी ने कंपोजर दिखाया। अगर यही मैच पिछले साल अगर आप इस तरह का मैच उठाएं जहाँ पे चेल्सी 1-0 डाउन हो, तो उसके बाद ये अपना एक टेम्पो लूज़ कर जाते थे, ओवर कमिट कर देते थे, प्लेयर्स को आगे लेके जाते थे, जिसके बाद 1-2 गोल और पीछे खा जाते थे। लेकिन अब ये है कि उनके अंदर एक बिलीफ है कि यार हम कम बैक कर सकते हैं। हम जिस तरीके से कि बड़े काम पेशेंट होकर ये अटैक करते हैं। और एक मैच में जो ज़ियाच की इंजरी हुई है, उसके ऊपर मुझे थोड़ा वो डाउटफुल है कि अब आगे वो देखने को पता चलेगा कि कितना अरसा वो बाहर रहते हैं, हैमस्ट्रिंग हुआ है उन्हें। उसके अलावा ओवरऑल बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी।
और बड़ा अच्छा खेले हैं। चेल्सी इस टाइम मतलब अगर आप चेल्सी को ओवरऑल देखें तो काफ़ी कंपोज नज़र आ रहे हैं। जो हमने शुरू में सीज़न में बात कर रहे थे और नज़र भी जैसे आ रहा था, आपने शुरू में रिजल्ट देखे थे कि काफ़ी गोल कंसीड कर रहे थे, उनका डिफेंसिव लाइन अब उस तरह स्ट्रॉन्ग अभी भी नहीं है। मैं मतलब फुली आप ये नहीं कह सकते कि बड़ी कंपोज बैक फोर है उनकी, लेकिन जिस तरह का वो कंपोजर वो शो कर रहे हैं अपनी बैक फोर में, ये है मेरे ख्याल में अगर इस तरह इन्होंने अगले 10 से 15 मैच शो कर दिया तो मेरे ख्याल से ये टाइटल कंटेंट बड़े स्ट्रॉन्ग नहीं, मेरे ख्याल से मैं तैमूर से डिसएग्री करूंगा, क्योंकि चेल्सी के पिछले 8 से 10 मैचेस में चेल्सी ने 3 से 4 गोल कंसीड किए हैं, जो कि उनका एक डिफेंसिव कंपोजर दिखा रहे हैं। और जिस तरीके से थियागो सिल्वा ने हैंडल किया है, चेल्सी ने टॉटनहम के खिलाफ कोई गोल कंसीड नहीं किया, यूनाइटेड के खिलाफ कोई गोल कंसीड नहीं किया। दैट्स वेरी गुड पॉइंट। नहीं, मैंने यही तो कह रहा हूँ, मैं यही तो कहा है, मैंने कहा शुरू में सीजन में अगर आप देखें तो उन्होंने गोल कंसीड किए हैं, उसके बाद उन्होंने बैक फोर ने अपना कंपोजर शो किया। लेकिन मैं ये कहता हूँ, अभी भी कह रहा हूँ कि आप वो जो लाइन वो जो आपकी बैक फोर है उस पर आप पूरा सीजन रिलाई नहीं कर सकते। जस्ट वन इंजरी मेरे नजदीक आई थिंक दिसंबर इज द मंथ टू टेस्ट आउट, और जनवरी 15 या जनवरी के जो सेकंड वीक होगा उसमें हमें पता लगेगा बेसिकली, क्योंकि वो एक किस्म का हम जिसको कहते हैं छांटी प्रोसेस है बेसिकली। आपकी जब टीम्स 3-3 4-4 मैच खेलती हैं, और अभी तो हम देखते हैं कप्स जब स्टार्ट होंगे तब देखेंगे हम क्या होता है। खैर, विल मूव ऑन। सिटी ने फुलहैम को हराया 2-0, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड विन फॉर सिटी। सिटी जिस तरह 3 से 4 मैच अपने मतलब 2-3 मैच अपने लास्ट खेली है, अब सिटी का वो जिस तरह हम मसला डिस्कस करते हैं कि उनकी भी आजकल कंसिस्टेंसी का मसला चल रहा है, लेकिन पिछले 3 से 4 मैचेस बड़े अच्छे खेले। अगर इस तरह ये 3-4 मैचेस और निकाल जाते, अभी उनका नेक्स्ट वीक यूनाइटेड के साथ अवे मैच है, वेरी इंपॉर्टेंट गेम आई थिंक फॉर बोथ टीम्स, और यूनाइटेड पे प्रेशर ज्यादा होगा। बिल्कुल, नॉट फॉर जस्ट बोथ टीम्स, मेरे ख्याल से टॉप में जो 5-6 टीम है सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैच है, क्योंकि बिल्कुल क्लोजली मतलब चल रही है सारी टीमें, तो मेरे ख्याल से बड़ा इंपॉर्टेंट मैच होगा। मेरे ख्याल से इस टाइम अगर सिटी जा रही है यूनाइटेड के होम पे, तो जिस तरह का वो 2-3 मैच खेली है, अगर उस तरह खेलेगी, और जिस तरह यूनाइटेड अपने 2-3 मैच लास्ट खेली है उस तरह अगर वो खेलेगी, तो मेरे ख्याल से सिटी का पलड़ा भारी है। सिटी अवे जो है ना वो रिजल्ट निकाल सकती है। एग्जैक्टली, तो अब देखते हैं क्या होता है। अगेन वेरी वेरी गुड गेम आई थिंक फॉर यू टू एनालाइज वेस्ट हैम वर्सेस यूनाइटेड। यूनाइटेड ने यहाँ पे वेस्ट हैम से गोल खाया, हम देखते हैं साउथहैम्पटन से खाया, दे केम बैक, यहाँ पे वापस आ गए। अब बहुत ज़्यादा जो है परफॉर्मेंस में आपको भी मसले नज़र आ रहे थे, हम बात कर रहे थे ऑफ द शो, लेकिन अगेन 3 पॉइंट्स इज व्हाट मैटर्स ऑनेस्टली, और आई थिंक यू गॉट 3 पॉइंट्स हियर। देखें, ये बहुत अच्छा मैच था एज ए फॉर न्यूट्रल। क्यों? क्योंकि ये एक मैच था टेल ऑफ 2 हाफ्स। पहला जो हाफ था वो पूरा वेस्ट हैम ने डोमिनेट किया था, अबाउट 12 चांसेस उन्होंने बनाए थे, बहुत बिल्कुल बुली किया था यूनाइटेड को, एंड ईजिली उनको 4-4-5-0 अप होना चाहिए था। सेकंड हाफ में क्या हुआ, कुछ चेंजेस यूनाइटेड ने किया था, और उसके बाद यूनाइटेड जो पिछले 4-5 मैचेस में कर रही है, अवे मैचेस में कर रही है, उन्होंने इस मैच में भी किया। दे वर अ कंप्लीटली डिफरेंट टीम। सेकंड हाफ में उन्होंने वेस्ट हैम को जाके बुली किया था। वेस्ट हैम के पास सिर्फ 1 या 2 चांसेस के अलावा कुछ और नहीं था। साथ में आया कवानी को सब्सटीट्यूट किया था, रैशफोर्ड और ब्रूनो फर्नांडिस ने आकर नक्शा बदल दिया था मैच के लिए। चांसेस बनाए थे ब्रूनो फर्नांडिस ने, और साथ में यह है कि चांसेस उन्होंने अपने बहुत ज़बरदस्त गोल्स किए थे। पॉग्बा ने एक बहुत अच्छा ब्लाइंडर मारा था, मेसन ग्रीनवुड जो दिखाता है यू नो स्पार्क्स ऑफ ब्रिलियंस दिखाया था, उसने भी किया था, और जो तीसरा गोल था ब्रूनो फर्नांडिस ने सेटअप किया था रैशफोर्ड। यहाँ पे यूनाइटेड की परफॉर्मेंस तो यहाँ पे हमने देख ली अच्छी है। वेस्ट हैम या साउथहैम्पटन क्या लैग करती हैं ये टीमें सेकंड हाफ में आके? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि वो स्टार्ट बहुत अच्छा करते हैं, वो डोमिनेट करते हैं, लेकिन वो जो किलर इंस्टिंक्ट है वो नहीं है, और उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, वो कंट्रोल नहीं करते। और यूनाइटेड में देखो डीएनए में ऐसे है कि कमबैक करना, दे आर द कमबैक किंग्स ऑफ द पास्ट 30 इयर्स। जो भी हो जाए, चाहे फर्गसन के ज़माने में और पिछले 7-8 साल में जब उन्होंने टाइटल नहीं जीता है, उनमें ये है डीएनए में कि वो कमबैक कर सकते हैं। उन्होंने साउथहैम्पटन के खिलाफ किया, ब्राइटन के खिलाफ किया, और साथ में अब कल वेस्ट हैम के खिलाफ किया। पहली बार था कि जाके लंदन स्टेडियम पे यूनाइटेड जीती थी, जो उनका बोगी ग्राउंड था, और इससे आई थिंक जाके उनको मोमेंटम भी बहुत अच्छा मिलेगा, और लाइप्जिग और सिटी के खिलाफ अगर सोल्जर ने अच्छी टीम खिलाई तो वो जीत जाएंगे। अगेन बहुत सारा प्रेशर है यहाँ पे यूनाइटेड पे, बहुत सारे एंड्स के ऊपर, तो देखते हैं यूनाइटेड इसको कैसे टैकल करती है। वापस आएंगे, इस मैच को भी डिस्कस करेंगे, और 2 हमारे पास बहुत सारी अच्छी गेम्स हैं यहाँ पे, उनको डिस्कस करेंगे। लेंगे एक शॉर्ट सी ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक। हम जिस तरह के ब्रेक से पहले बात करते थे वेस्ट हैम यूनाइटेड की, इसको शॉर्टली वाइंड अप करेंगे। तैमूर, अगेन यूनाइटेड अनदर कमबैक। देखिए, अभी आपने
मतलब इस मैच को देख के लगता है कि बिल्कुल पीएसजी वाला मैच ही था आपके सामने। वेस्ट हैम को चांसेस मिले हैं, उन्होंने मतलब आपने गेम में स्कोर नहीं किया, आपने अपॉर्चुनिटीज़ अपनी प्रोवाइड नहीं की, तो उनके वेस्ट हैम के सामने यूनाइटेड एक बड़ी टीम थी। यूनाइटेड ने कम बैक मारा है बिल्कुल उसी तरह जिस तरह पीएसजी ने यूनाइटेड के खिलाफ मारा है, कि अगर आपको चांसेस मिलते हैं आपको अब कंप्लीट करने पड़ते हैं अगर आपने बड़ी टीम से जीतना है, वरना बड़ी टीम आपको चांस नहीं देती। और यही बिल्कुल वेस्ट हैम वाले मैच में हुआ कि मतलब पहले हाफ में आपने देखा होगा, पहले हाफ में बिल्कुल यूनाइटेड की टीम बिल्कुल बैकफुट पे थी, वेस्ट हैम ने पूरा अटैक किया, प्रेस किया, हाई प्रेस किया, और बिल्कुल यूनाइटेड किसी प्लेयर को उन्होंने हिलने भी नहीं दिया। तो सेकंड हाफ में जो यूनाइटेड को चांसेस मिले हैं उन्होंने बड़ी ब्रिलियंटली अपने ज़बरदस्त मैच किया। मेरे ख्याल से यूनाइटेड काफ़ी लकी भी रही है इस मैच में, क्योंकि इनका जो पहला गोल था वो जाहिर सी बात है बॉल साइड लाइन से बाहर से होके आई थी, तो वो तो सामने नजर आ रहा था। नहीं सामने तो रेफरी भी तो सामने खड़े थे ना, रेफरी तो कब हमेशा से खड़े रहते हैं, लेकिन रेफरी को जो नजर आता है वो नहीं देख सकता तो फिर नहीं, लेकिन एज अ फैन या एज एनालिस्ट आप उसको एनालाइज तो कर सकते हैं। इवन द कमेंटेटर हु आर पेड बाय प्रीमियर लीग एंड रेफरीज आर आल्सो पेड बाय प्रीमियर लीग, लेकिन वो भी ऑब्जेक्ट कर देते हैं। देखिए वो कह देते हैं अक्सर अगर आपका था, अगर रेफरी को थोड़ा सा था, अगर इवन हर गोल के बाद वीएआर चेक करते हैं हर गोल को, अगर उधर भी नहीं है तो अब हम क्या कह सकते हैं? नहीं वो तो देखें कोई वार की प्रॉब्लम नहीं है कि वार आपका ऑफ साइड देखता है, उसकी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, वो साइड लाइंस पे नहीं देख सकता वार आपको उस तरीके से। नहीं, और दूसरा वो गोल लाइन टेक्नोलॉजी अलग है और वो वार के साइड लाइन पे जो एंगल लग रहे हैं उसको वार नहीं देख सकता सही तरीके। प्रीमियर लीग में नहीं देखता। और दूसरी बात ये कि वो रेफ की जिम्मेदारी साइड लाइन जो था वो ऑफ साइड की तरफ जा रहा था, उसे देखना चाहिए था कि पीछे बॉल किस साइड से कहाँ से आ रही है। जिस तरीके से अब मुझे तो ओले का जो इंटरव्यू मैंने देखा है उसमें मुझे यही लगा कि ओले एडमिट नहीं करना चाह रहा, लेकिन उसे भी पता था कि बॉल बाहर से अंदर आई है। ये तो हर फुटबॉल मैच नहीं, वो उससे तो हम डिसएग्री कर ही नहीं रहे ना, वो तो आप लेकिन देवर लकी ये होता है कि अगर आप इस तरह बॉल गई है ठीक है, आपको 1-on-1 चांस मिल गया, देखें उसके बाद भी पूरा चांस मिला था पोग्बा की, उस शॉट को आप लकी नहीं कह सकते। नहीं, पोग्बा की शॉट लकी नहीं थी, लेकिन गोल क्योंकि एक आइस ब्रेकर था बेसिकली, तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम कह सकते हैं कि लकी थे वो लोग, क्योंकि उस पोजीशन में अगर वो अगले 10 मिनट में गोल ना आता वहां पे तो फिर चांसेस यूनाइटेड पैनिक कर सकती थी। लेकिन ऑब्वियसली यूनाइटेड की यहाँ पे नहीं, यूनाइटेड कैसी बात कर रहे हैं आप, लेकिन यहाँ पे खैर यूनाइटेड की परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी थी सेकंड हाफ में, लेकिन अगेन हम बात करते हैं कंसिस्टेंसी, चॉइसेस, इन चीज़ों में यूनाइटेड जो है वो लैक कर रही है। आई थिंक इनको वो अगर ओवरकम करेंगे, और आई थिंक आज के शो में हमने सबसे ज़्यादा बात भी यूनाइटेड के ऊपर की है, तो आई थिंक अब देखते हैं कि नेक्स्ट वीक जो उनके 2 बड़ी गेम्स हैं उनमें वो किस तरह परफॉर्म करते हैं। अली मेहदी, योर फेवरेट गेम स्पर्स वर्सेस आर्सेनल, नॉर्थ लंदन डर्बी। 10 मैचेस हो चुके हैं होम पे, मोरिनियो आर्सेनल से नहीं हारे। उसके अलावा अगर हम स्पर्स का रिकॉर्ड विद आर्सेनल देखें तो स्पर्स का बहुत अच्छा रिकॉर्ड है। कैसे देखेंगे इस गेम को? देखिए, ये बहुत बड़ा मैच है इसलिए क्योंकि जितनी राइवलरी आर्सेनल और टॉटनहम की है, दूसरे मैच टीम्स की भी है, यूनाइटेड, लिवरपूल, लेकिन ये बहुत फियर्स राइवलरी है। और इस दफ़ा ये है कि आर्सेनल के लिए ये मैच बहुत बड़ा है। आर्सेनल ये मैच नहीं जीता या ड्रॉ नहीं लिया तो वो ड्रिफ्ट हो जाएंगे, वो रेलेगेशन की तरफ आ जाएंगे, क्योंकि वो बहुत ख़राब खेल रहे हैं प्रीमियर लीग में। लेकिन आर्सेनल के साथ ये अच्छा है कि उन्होंने पिछला मैच जो है यूरोपा लीग में 4-0 अगेंस्ट रैपिड वियना जीती थी, तो वो मोमेंटम के साथ उनको इधर जाके अच्छा खेलना है। प्रॉब्लम आर्सेनल के साथ ये है कि वो जा रहे हैं स्पर्स स्टेडियम जा रहे हैं, और टॉटनहम हॉटस्पर स्टेडियम पे अभी तक उन्होंने मैच कोई नहीं जीता और बहुत ख़राब खेले हैं। और आई थिंक स्पर्स अपने होम पे बहुत सारी बड़ी टीम के खिलाफ अच्छा खेल रही है, बहुत अच्छा खेल, लेकिन स्पर्स के साथ एक प्रॉब्लम है। एक तो हैरी केन का भी एक इशू है, आल्डरवाइल्ड का प्रॉब्लम, आल्डरवाइल्ड भी कभी है, विंसियस भी नहीं है, रेजुलिन भी नहीं है, और लमेला भी साइडलाइन है। तो इस चीज़ों को शायद आर्सेनल एक्सप्लॉइट कर सकता है, लेकिन इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मिडफील्ड आर्सेनल का अच्छा खेले। आप लाकाजेट और साथ में ओबामेयांग को किसी तरीके यू हैव टू ब्रिंग देम बैक टू लाइफ, क्योंकि अगर वो नहीं करेंगे तो मोरिनियो खा जाएगा। इसलिए हम कुछ मैचेस में देख रहे थे कि जो वो स्टार्ट कर रहे थे निकोलस पेपे को वो करवा रहे थे और वो फ्रंट 3 खिला रहे थे, तो उसमें वो अकोमोडेट नहीं कर सकते लाकाजेट और ओबामेयांग को। तो आई थिंक इस चीज पे अगर वो वापस आए तो इट्स अ वेरी गुड पेयरिंग। लेकिन बात ये कि पेपे इज सस्पेंडेड, उसको तो रेड कार्ड मिला था अगेंस्ट, सो ही इज नॉट प्लेइंग। तो देखिए, आप सिस्टम को थोड़ा आपने चेंज किया। जिस तरीके से अगर उन्होंने रैपिड वियना के साथ के खिलाफ खेला था, अगर वो अप टू टॉप 2 खेलेंगे और मिडफील्ड को थोड़ा सा आप वो करेंगे, स्ट्रेंथन करेंगे, तो आर्सेनल के पास चांस है। लेकिन
इसके लिए उनको हाई प्रेस करना पड़ेगा, थोड़ा डोमिनेट करना पड़ेगा, और साथ सबसे बड़ी बात यह है कि ओबामेयांग और लाकेजेट को फायर करना पड़ेगा, वरना टॉटनहम हॉट्स पर खा जाएगी। आई थिंक थॉमस पार्टे का भी यहाँ पे होना इंपॉर्टेंट है। लेट्स सी, वो अभी लिखा हुआ है कि जो है उनके चांसेस 50-50 हैं, तो देखते हैं। मेरे ख्याल से लाकेजेट और ओबामेयांग को इकट्ठे इन्हें नहीं खिलाना चाहिए, क्योंकि अगर आप लाकेजेट को सेंटर में खिला रहे हैं तो इसका मतलब आप ओबामेयांग को लेफ़्ट पे खिला रहे हैं। और जिस तरह सीज़न के स्टार्ट में हमने देखा है कि ओबामेयांग लेफ़्ट पे उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकता जिस तरीके से वो सेंट्रली खेलता है, उनकी जो रन्स हैं। अब जो आर्सेनल का मसला ये है कि आर्सेनल चांसेस क्रिएट कर ही नहीं पा रही प्रीमियर लीग में। आप इनके पिछले 5 से 8 मैचेस देखें, इनके मेरे ख्याल से 1 या 2 इनके ओपन प्ले से गोल हैं, और अगेंस्ट द साइड दैट हैज़ द बेस्ट डिफेंस इन द प्रीमियर लीग, स्पर्स। और मोरिनियो इसी बात पे रिनाउंड है कि उनका डिफेंस हमेशा से सॉलिड रहता है। तो ये एक बहुत मुश्किल गेम होगी आर्सेनल के लिए। देखिए आपके सामने है कि आपने बात की है सर वहाब के आर्सेनल ने अपने 8 से 10 गेमों में अब कोई चांस क्रिएट नहीं किए, ठीक है। सामने मतलब हमें बैठे नज़र आ रहा है कि आपने चांस क्रिएट नहीं किए, आपके पास क्रिएटिव मिडफील्डर नहीं है। एक क्रिएटिव मिडफील्डर है पूरे के पूरे स्क्वाड में, आप उसको नहीं खिला रहे। मतलब पूरे आर्सेनल के स्क्वाड में सिर्फ एक क्रिएटिव मिडफील्डर है, ओजिल। आप उसको आप ये तो देखें नहीं, अब मुझे इस बात की जो पर्सनली व्हाट आई थिंक इज कि दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ मैनेजर, ये बोर्ड का प्रॉब्लम है। 3 मैनेजर आ चुके हैं, खुद वेंगर के आखिरी टाइम से लेके अभी तक, उनाई एमरी जब वो नहीं खिलाया जा रहा उस प्लेयर को, तो ये कोई और मसला है, ये बोर्ड प्रॉब्लम है। ये सामने नजर आ रहा है, ये मैनेजर से, ये टीम से, ये स्क्वाड से, इवन मुझे लगता है ये बोर्ड से भी ऊपर की बात है। ये कोई इसमें चाइनीज कॉन्फ्लिक्ट, पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट है बेसिकली, टर्की, जर्मनी, चाइना, ये लेकिन आपने नहीं खिलाना, आप उसे जाने दें। कम से कम आप क्रिएटिव मिडफील्डर लेके तो आए अपनी टीम में। आपके पास इस टाइम मतलब सबसे मैं कहता हूं कि सबसे पेसी जो है, क्या नाम है, स्ट्राइकर ओबामेयांग है, ठीक है, जो एक मतलब मिनी सेकंड्स में वो ऐसी रन्स बनाते हैं जी कि आपको गोल स्कोर, और उसके पेस के साथ उनके पास जबरदस्त फिनिशिंग भी बहुत जबरदस्त है उनकी। तो आपके सामने ये चीज है, तो मुझे समझ नहीं आ रही कि अगर आपने नहीं साइनिंग्स जो की भी हैं, हम देखते हैं विंटर में इन्होंने लास्ट ईयर डैनी सेबायोस को लेके आए, फिर ये अभी जो है पार्टे को लेके आखिरी विंडो में, तो डिफेंसिवली जो है ये अपनी चीजें सेट कर रहे हैं। या फिर विंग पे हम देखते हैं विलियन आए, तो लेकिन मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट, मेरे ख्याल से इट्स नॉट ओनली फॉर दिस गेम, इन जनरल हम देख रहे हैं। इसीलिए ओबामेयांग जो आप कह रहे हैं ना, ओबामेयांग को अप फ्रंट खेलना चाहिए। ओबामेयांग इस आर्सेनल की टीम में, इस आर्सेनल के स्क्वाड में अप फ्रंट खेल के यूजलेस हो जाता है, क्योंकि पीछे कुछ है ही नहीं आपके, उसको फीड करने वाली कोई नहीं है। लेकिन कोई ओबामेयांग फिर लेफ्ट साइड पे भी कुछ नहीं करता ना। लेकिन वो है कि वो है कि अगर आप लेफ्ट साइड पे वो खिला रहा है, ठीक है, अगर वो आर्टेटा उसको लेफ्ट साइड पे खिला रहा है, तो वो कम से कम वो जो है ना लिंक अप प्ले कर सकता है। लेकिन मतलब ये है कि वो डीप डाउन उतरता है, काफी जगह मैंने देखा है उसको ना ओबामेयांग को उतरते हुए, लेकिन मसला वही है कि वो प्लेयर उधर का ही है। लेकिन अगेन बात उनकी भी है कि विंग पे भी एक प्लेयर जो क्योंकि स्ट्राइक पे खेल रहा होता है, उसके लिए विंग पे मुश्किल हो जाता है खेलना, क्योंकि उनके पीछे जो मिडफील्डर खेल रहे होते हैं वो सेंट्रल पोजीशन के मिडफील्डर नहीं है, वो भी आप एक सीडीएम को मोस्ट ऑफ द टाइम्स। मेरे ख्याल से आर्टेटा को सबसे पहले करना चाहिए कि उसे अपनी फॉर्मेशन चेंज करनी चाहिए, बैक पे डबल पिवट खिला के आगे एज अ नंबर 10 किसी प्लेयर। हाँ, वो फॉल्स 9 भी कर सकते हैं, फॉल्स 9 भी कर सकते हैं, एज अ नंबर 10 भी एक प्लेयर आप खिलाएं ताकि वो चांसेस आपके क्रिएशन ज्यादा हो जाए। नंबर 10 का कोई प्लेयर ही नहीं उनके पास। लेकिन अगेन ये इस गेम से बड़ी डिबेट है, निकोलस पेपे को भी इनको यूज करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे अब हमारे पास टाइम कम है। लेकिन देखें ये कुछ क्वेश्चंस हैं आई थिंक जो आर्सेनल को यहाँ पे आंसर करने चाहिए। आप इतना अच्छा मैनेजर लेके आए हैं, आपने उसको टाइम दिया, आपने उसको चांस दिया, वो कुछ प्लेयर साइन करे, तो उसके सिस्टम को इन्हांस करें, उसको बेहतर करें। खैर, ये था आज का हमारा प्रोग्राम। लेट्स सी आज रात क्या होता है। बहुत अच्छी गेम्स हैं, एंजॉय करें। थैंक यू अली, मेहदी, तैमूर एंड वहाब फॉर कमिंग ऑन द शो। सैयद जाफर को, फुटबॉल पल्स की टीम को इजाजत दीजिए। अगले हफ्ते मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद।